जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा बलवान। समय सा शिक्षक कोई ना जो देता है गहरा ज्ञान। और समय के इस पहर में हम भी लगाते हैं पूरा ध्यान। आपसे करते हैं मुलाकात और कहते हैं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। दर्शकों, मैं आपके साथ आपका दोस्त अजहर और यह है मेरी प्यारी आज तो जीजी आई नहीं है तो मैं अकेला ही आपका स्वागत करता हूं। लेकिन जीजी जहां भी होगी वो भी हमें देख रही होगी एक दर्शक की तरह। लेकिन फिलहाल के लिए आप सबसे बता दें, समय का ये पहर और हमेशा एक ख़ास मुलाकात के लिए जो हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आज भी एक ख़ास मुलाकात हमें करनी है। लेकिन उस मुलाकात से पहले एक छोटी सी कहानी आप सबसे साझा करना चाहूँगा। एक कहानी एक गाँव की, एक गाँव जहाँ एक बुज़ुर्ग कुम्हार रहा करते थे जो मिट्टी को सांचे में ढालकर छोटे छोटे दीपक, छोटे छोटे दिए बनाते थे, या यूं कहें कि चिराग रोशन करने की कोशिश किया करते थे। जब वो छोटे छोटे दीपक बनाते तो एक छोटा बच्चा उनके पास से गुजरा। उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा जो अंधेरा ये होता है, जो हर रात होता है, आप उसमें ये छोटे छोटे दीपक बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे दीपक जो है ये अपने किरदार, अपने धर्म, अपने कर्म को लगातार निभाते हुए चलते हैं। ये जलते हैं और रोशनी पैदा करते हैं। तो उसका ये कहना था कि ये एक सतत प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जानना मानना बड़ा ज़रूरी है। या यूं कहें कि इस कहानी का अगर सार हम अगर समझें कि हम सबको अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी से निभाना है, और अगर उस जिम्मेदारी को हमने ईमानदारी से निभाया तो ये पूरी दुनिया ऐसे ही रोशन हो जाएगी जैसे दिया जो है वो अपने हिस्से की रोशनी पैदा करके अपने हिस्से के अंधेरे से लड़ता है। बस यही तो हमारा काम है, यही तो हमें करना है। और आज दर्शकों, इस मंच पे, अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे एक ऐसी अलबेली शख्सियत हमारे साथ है जो पिछले 8 वर्षों से लगातार लेखनी का काम कर रही है। लेकिन उससे कई साल पहले तक उस लेखनी की तैयारी कैसे की जाती है उसकी भी बात हम आज उनसे करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहित्य, संस्कृति या यूं कहूँ समाज से सीधे तौर से सरोकार रखने वाले एक ऐसे मीडिया कर्मी जो कहते हैं कि आप दुनिया जहान से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी अपनों से अपनी बात करते हैं? और इसी नाम का कॉलम एक प्रतिष्ठित अखबार में लगातार 8 साल से वो लिखते चले आ रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री ललित कुमार शर्मा जी, अकिंचन जी से। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने दिए की बात करी तो मेरे को भी एक पंक्ति याद आ गई। अंधेरा चाहे लाखों वर्ष पुराना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंधेरा चाहे लाखों वर्ष पुराना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक दिया भर जलाने की देर है और अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है। वाह 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 वाह। तो सर, वो कहते हैं ना कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत यूँ तो हम दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। दीप प्रज्वलन से करते तो हैं। आज जो ये दिलों में हमने दिए जलाए हैं जी, इसकी रोशनी कितनी गहरी है। तो सर, आप चूंकि एक लेखक हैं और आप साहित्य से सीधा सरोकार रखते हैं, और साथ ही साथ गज़ल भी आप लिखते हैं, गीत भी आप लिखते हैं, नज्म भी आप लिखते हैं, और साथ ही साथ नववर्ष पे कविता भी आपने लिखी है। जी जी। तो सर, क्यों ना एक वो कहते हैं ना कि शुरुआत इससे बेहतर हो नहीं सकती। तो आपकी कुछ वो जो शुभेच्छाएं जो इस कविता में शामिल हैं। बिल्कुल। नववर्ष पे एक छोटा सा मैंने गीत लिखा है। मेरी कोशिश रहती कि अक्षर और शब्द जो है बिल्कुल सरल हो, भाषा सरल हो तो हर कोई उसको समझ सके। तो इसका शीर्षक है आओ नववर्ष का स्वागत करें। आओ नववर्ष का स्वागत करें, अपने से जरा संवाद करें। आओ नववर्ष का स्वागत करें, अपने से जरा संवाद करें। भूले बिछड़ों को याद करें, रूठों की मनुहार करें, रूठों की मनुहार करें। आओ नववर्ष का स्वागत करें, अपने से जरा संवाद करें। खान पान का ध्यान करें, उचित आहार उचित विहार करें। व्यायाम प्राणायाम का अभ्यास करें, शील संयम सदाचार का व्रत करें। आओ नववर्ष का स्वागत करें, अपने से जरा संवाद करें। सेवा सिमरन स्वाध्याय सत्संग करें, ज्ञानी ध्यानी गुरुओं का संग करें। शांति को ना अपनी भंग करें, प्रेम प्यार खुशी आनंद दुगना करें। खाने को आधा वादों को पूरा करें। आओ नववर्ष का स्वागत करें, अपने से जरा संवाद करें, अपने से जरा संवाद करें। क्या बात है, क्या बात है। खाने को आधार पूरा करना है हर वादा, या और ऐसा ही वादा हम भी अपने दर्शकों से करते हैं हर रोज उनसे मुलाकात करने का। और फिलहाल ये वादा आप और हम मिलकर निभाने वाले हैं। बिल्कुल, तो सर, बिल्कुल। कहते हैं कि ये जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, बस तुझसे जरा दोस्ती की जरूरत है। और जब हम जिंदगी से दोस्ती करते हैं या यूं कहें जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं जी, तो बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं।
बिल्कुल। क्योंकि आप एक लेखक हैं और मुझे लगता है लेखनी या किसी भी तरह की कला का जो सबसे पहला आधारशिला अगर मैं कहूँ, वो बुनियाद कहूँ, तो वो होता है विचार। विचार। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अकिंचन ये नाम रखने का विचार कैसे आया, ये उपनाम कैसे हासिल किया? मैं जब अखबार के कार्यालय में गया तो उन्होंने कहा ललित जी कॉलम का नाम बताइए आप अपना। तो मैंने कॉलम का नाम तो दिया अपनों से अपनी बात। फिर बाद में एक बड़े साहित्यकार हैं जयपुर के, उन्होंने कहा ललित जी इसको सी और कर दो आप, क्योंकि आपकी जो शैली है उसमें अपनापन झलकता है। तो अपनों से अपनी सी बात, तो स्तंभ का नाम रखा। और इमीडिएट मेरे दिमाग में आया ललित अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है बिल्कुल निराभिमानी या बिल्कुल से निचले पायदान पर बैठा हुआ, या कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, वो होता है अकिंचन का मतलब। तो मैं सोचता हूँ कि घमंड तो आदमी को होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। बाइबल में तो लिखा है कि सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। लोगों को अपने ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है आजकल, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता कि कब धीरे से उनमें आ जाता है। क्या कहने कि ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता। अहंकार का ज्ञान नहीं होता। ये बिल्कुल हकीकत है, ये बहुत समझने की बात है। जरा सी बात पे हम अपने उस ईगो को इतना बड़ा बना लेते हैं जी। सालों साल हम अपनों से बात नहीं किया करते हैं, मैं इससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता, ये कह के अपने अभिमान को या यूं अपने उस अहंकार को और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जी। वहाँ ये बड़ा आपने बहुत खूबसूरत तार छेड़ा है। देखिए, और जब जिंदगी की बात हो रही है जी सर। अजहर भाई, स्वाभिमान और अभिमान दो चीजें हैं। जी जी जी। आदमी क्या है कि अपने अभिमान को अपना स्वाभिमान समझ लेता है। देयर इज अ सिल्वर लाइन बिटवीन द टू। बिल्कुल। अभिमान का मतलब है जैसे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे आगे सब मक्खी मच्छर है, ये आपका अभिमान है। ठीक है। आपका स्वाभिमान क्या है कि नहीं भाई, मैं जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो मैं गलत हरकत नहीं करूंगा, मैं ड्रिंक्स नहीं करूंगा, मैं मीट मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब मेरा स्वाभिमान है। लेकिन साथ ही आप भी श्रेष्ठ हैं, आपका धर्म भी श्रेष्ठ है, आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं ही नहीं आप भी है, तो ये स्वाभिमान है। मतलब अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, ये तो स्वाभिमान है। और अभिमान अपने ही अपने को सब कुछ समझना, ये अभिमान है। क्या बात है सर। वो कहते भी है ना दुआ लगे ना दवा लगे, जिसको मैं की हवा लगे। वाह। तो उस मैं की हवा से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। और एक क्या खूबसूरत शेर भी है कि इरादे आसमां पे लहजा जमी पे रखा। वाह। इरादे आसमां पे लहजा जमी पे रखा, हमने कोशिश अपने हाथ और कामयाबी को उसके यकीन पे रखा। तो जिंदगी भी यही है कि जब हम यकीन करें तो ऊपर वाले पर करें, और इस रिश्ते को इस सलीके से निभाएं जो रिश्ता ऊपर वाला निभाता है ना हमारे साथ में। और क्या कहता है कि आप अपना सतत कर्म करते रहिए, फल की इच्छा भी मत कीजिए, गीता का सार हमें कहता है। लेकिन साथ ही साथ जब हम कहते हैं ना, हम चूंकि मनुष्य हैं, मानव है, इंसान है, हमारे भीतर आता है कि हम फल की इच्छा भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इन दोनों में जो फर्क है, इस फर्क को समझ के चलना है। श्रेष्ठ अगर कोई है, सर्वश्रेष्ठ कोई है, तो वो हमारा परवरदिगार, पाक परवरदिगार ईश्वर खुदा है। तो बस हम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हमें हमेशा वो याद रखना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि बुराइयों से अपने आप को कैसे आप दूर रख सकते हैं। सर यहाँ मैं आपसे सबसे पहले जो एक लेखक से सवाल होना चाहिए वही पूछना चाहूँगा, लेखनी की शुरुआत कहाँ से हुई या कब लगने लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए? मैं आता हूँ इस पे, उससे पहले मैं की बात एक दोहा सुना देता हूँ। अरे सर बिल्कुल स्वागत। बकरी मैं करे, बकरी मैं करे, गले छुरी फिर वाय, मैना करे, सबके मन को भाए। वाह। मैना जो मैना कोयल होती है, सबको प्यारी लगती है, और बकरी मैं करती गले पे छुरी फिरती है। तो ये इसका लाइटर वर्जन है, बट इसमें गहरी बात छुपी है। जी। अब आप पूछिए लेखन की शुरुआत कैसे हुई सर? मतलब अखबार में या कैसे? सर विधिवत, जो आप एक कह सकते हैं ना कि अपने आप को जब आपने परिभाषित करना शुरू किया कि मैं एक लेखक हूँ, वो शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, पहले तो मैं अखबार से पहले फेसबुक पे लिखता था। जैसे कोई भी व्यक्ति मुझे अच्छा लगा, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है या कोई अच्छा इवेंट हुआ, उसको मैं फेसबुक पे लिखता था। फिर एक बार क्या हुआ कि जिस अखबार के लिए मैं लिखता हूँ, मैं उनको फ़ोन करता था तो वो अपने रिपोर्टर भेज देते थे, सर ये प्रोग्राम कवर करना है, इसकी न्यूज़ लगानी है, तो वो न्यूज़ लगाते थे। तो एज ए टू पे देम ग्रेटिट्यूड, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उनको एक मेल किया। और मेल में मेरे से पता नहीं कैसे लिखने में आ गया, मैंने लिखा है कि जैसे एक माँ सबका ख्याल रखती है,
माँ का जो ख्याल रखे वो असली बेटा है। वाह। मैंने कहा अखबार सबके ऊपर लिखता है, आज अखबार के ऊपर कोई लिखे तो कोई बात है। फिर मैंने उनके अखबार की पूरी हिस्ट्री, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो सारी मैंने लिखी। फिर उनसे मैं मिलने गया, उनके जो डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं 2-3 महीने बाद, वैसे ही किसी काम से। तो उन्होंने कहा ललित जी आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, आप ऐसा करो आप हमारे लिए लिखिए, हम आपको कॉलम देते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कोई राइटर थोड़ी हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। कहा नहीं आप लिखिए यार, आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, आप दिल से लिखते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कॉलम दिया। तो उनका नाम बताओ कॉलम का, मैंने नाम बताया, अपनों से अपनी बात। तो शुरू में मैं 250 शब्दों में लिखता था, अब तो 300 तक चला जाता है। तो ऐसे करके वो उन्होंने एडिटोरियल पेज पे लगाया, जो कॉमन होता है, 6-7 जगह से अखबार निकलता है, वहाँ सब जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हो गई लिखने की। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कहा कि ललित जी आपकी एक बुक भी आनी चाहिए। तो जैसे अखबार तो किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। तो मेरे जो आर्टिकल्स थे उनको एक जयपुर के अपने संपादिका हैं डॉक्टर कृष्णा रावत, उन्होंने कहा ललित जी आप मुझे दीजिए आपके आर्टिकल। मेरे पास संकलित थे सारे, करीब 2100-2200 आर्टिकल है 7 साल के। उन्होंने उसमें से चुनिंदा छाट कर एक उसको बुक फॉर्म में दे के इस तरह से ये बुक आई और एक विधिवत लिखने की शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर मैंने ऑटोमोबाइल्स पे लिखा, चूंकि मैंने ऑटोमोबाइल्स पे 17-18 साल काम किया होंडा कार कंपनी में। कार काउंसलर, तो कार काउंसलर के नाम से मैंने एक कॉलम शुरू किया। उसमें मैं कारों के बारे में लिखता था, क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे चलानी चाहिए, किसी गाड़ी की समीक्षा लिखनी है, ये सब मैं उनमें लिखता था। तो सर जिस तरह की कलाकारी आप में है, कार से कलाकारी, कार से कलाकार, वो भी आकार जो आपने आपको आपने दिया है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कहते हैं सर, जब पहली बार कोई कॉलम या कोई भी लेखनी इसके नीचे आपका नाम लिखा होता है कि ये आपका रचा हुआ है जी, वो ठीक ऐसा लगता है जैसे कोई घर में कोई कहते हैं ना कि संतान प्राप्ति हमें होती है, उसके बाद में वो कुछ ऐसा एहसास होता है जी, अक्सर बेशतर, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ लिखते हैं तो हमें पता है इतनी सी बात। लेकिन आपके लिए वो अनुभव कैसा रहा जब पहली बार कुछ कहते हैं ना मुद्रित आपको नज़र आता है, प्रकाशित नज़र आता है, नीचे आपका नाम लिखा होता है, तो कैसा लगता है सर? उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो आपकी क्रिटिसाइज होती है जी, आलोचना तो चाहे होती आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। सबसे पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे यार ये कोई काम है क्या यार, अखबार कौन पढ़ता है आजकल, और हम तो उस पर देख लेते हैं मोबाइल पे, अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है, ये कोई काम है क्या, किसी किताब में से टीप के लिख देता होगा। तो लोग ये कहते थे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं मानते, अपने काम में लगे हुए। तो फिर दूसरी स्टेज आती है, वो आपको झेलते हैं, अरे यार ये तो मानता नहीं यार, कौन माथा फोड़ी करे इससे यार, साला करेगा जो भरेगा, अपने कर्मों की सजा अपने आप मिलेगी, इसको छोड़ो यार, पागल है, ऐसे कह के लोग छोड़ देते। फिर भी तीसरी स्टेज आती है, फिर भी आप लिखते रहते हैं, तो यही जो लोग हैं ये आपके फॉलोअर बन जाते हैं। फिर कहेंगे देख ललित जी मेरे साथ पढ़ते थे, बात कराऊं तेरे, ये उनका कॉलम, आपको फॉलो करने लग जाएंगे, आपके कॉलम को शेयर करेंगे, कोई चीज उनको टच करेगी आगे उसको शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स पे, अपने फैमिली में। फिर यही लोग आपके एडवोकेट बन जाते हैं, आपके पीछे से कोई बोलेगा तो आपके लिए वो खड़े हो जाएंगे, अरे भैया ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं जानता हूं ना उसको। तो ये 4 स्टेजेस हर किसी की उसमें होती है। और जो आपने बात करी कि जब आपका नाम प्रिंट होके आया तो आपको कैसा लगा, ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2 इंस्टेंस मैं आपको देना चाहूंगा। क्या होता है, जैसे जो जानकार लोग होते हैं उनको तो पता ही है आप लिख रहे हो यार, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति जब आपको कहता है, जैसे मैं एक बार अखबार के कार्यालय के बाहर से आ रहा था, तो एक व्यक्ति पुलिस वाला चाय की थड़ी पे खड़ा हो गए, वो अखबार पढ़ रहा और मेरा कॉलम पढ़ रहा। तो मैं रुक गया, मैंने देख लिया उसे ये पढ़ रहे, तो मैंने कहा भाई साहब क्या पढ़ रहे हो, बोले भाई साहब ये अपनों से अपनी बात पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो मैं ही लिखता हूँ। उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा कि यार ये कोई पंडित जी होंगे 60-70 साल के, तो टीका वीका लगाए और माला वाला पहने हुए, धोती वाले, बोले आप लिखते हो, मैंने कहा अरे भाई साहब बैठो बैठो बैठो, अरे भाई साहब के लिए चाय लाओ, सर मीठी फीकी लेंगे, मीठी लेंगे, बिस्किट। तो मतलब उसने पुलिस वाले ने मुझे कहा कि बोले भाई साहब मेरी ड्यूटी तो छोटी चौपड़ पे है, मैं वहां से यहाँ आता हूँ अखबार पढ़ने, और उसकी फोटो खींच के अपने 2 ग्रुप से 250 लोगों के उस पर मैं शेयर करता हूँ। तो मुझे कितनी खुशी हुई। ऐसी एक बार एक मेरे मित्र है, मैं उनके घर बैठा हुआ था, छत पे RS ऑफिसर है, तो उनके यहाँ एक लड़की किराए पे रहती थी, वो बात अलग है, बाद में उनकी बहू भी बन गई वो। तो उन्होंने उन लड़की को बुलाया कि बेटा ये ललित अंकल है, ललित अंकिंचन के नाम से, ये अखबार में लिखते हैं रोज दैनिक नवज्योति में। तो वो लड़की कोरोना टाइम की बात है, उछल के मेरे पास आई, उसने मेरे पैर छुए, बोले अंकल आप जो लिखते हो ना मेरे पापा मुझे रोज भेजते हैं, बोले ये देखो करौली में मेरे पापा पोस्टेड है, टीचर है, और वहां से वो पढ़ के फोटो खींच के और मुझे भेजते कि ये पढ़ा कर।
फिर उसने मेरी अपनी पापा से बात कराई कि पापा आप जिनका कॉलम पढ़ते हो मुझे भेजते हो वो हमारे घर आए हुए हैं, आप इनसे बात करिए। तो वो जो खुशी होती है ना आपकी, जैसे अनजान व्यक्ति आपको मिलते हैं तो वो अलग ही होती है। जैसे मेरी सिस्टर है कोटा में कॉलेज में प्रोफेसर, तो उनकी एक साथी प्रोफेसर एक दिन में अखबार ले आई कॉलेज टाइम में, वो पढ़ रही, तो मेरी सिस्टर ने पूछा क्या पढ़ रही हो आप? तो उन्होंने कहा मैडम मैं ये कॉलम पढ़ रही हूँ, मैं आते ही सबसे पहले ये पढ़ती हूँ, सुबह सुबह आज मैंने पढ़ा नहीं तो अखबार को मैं कॉलेज ले आई। तो बोले ये तो मेरा भाई लिखता है। बोले आपका भाई है? आपने कभी बताया नहीं कि लो आपकी बात कराती हूँ मैं अभी, ऐसे करके मेरी सिस्टर ने मेरी बात कराई। तो वो जो खुशी होती है ना आपको, वो अलग ही होती है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि एक लेखक के पास हजारों लाखों शब्द होते हैं जी, लेकिन इस खुशी को बयां करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई अल्फाज नहीं कोई है। लफ्ज़ नहीं है। हकीकत यही है। लेकिन सर फिर भी आपसे जानना चाहूँगा अपनों से अपनी सी बात, जी, और चूंकि मतलब शीर्षक से ही पता लगता है, उस कॉलम से पता लगता है, लेकिन विचार कैसे आया? वो कहते हैं ना सर कि लिखना और फिर उस अनुशासन के साथ लिखना कि संपादकीय पृष्ठ पर हर रोज़ उसका प्रकाशन होना है। मैं दोनों बात बताता हूँ आपको। तो वो बिल्कुल सर बताएं। सबसे पहले तो मैं बचपन में मेरे दादा दादी के साथ रहा, हर छुट्टियों में हम जाते थे, तो दादाजी बड़े आध्यात्मिक और बड़े लिटरेरी पर्सन थे। सूर कबीर के दोहे, शेरो शायरी, उर्दू इंग्लिश सब जानते थे। तो उनके पास बैठते थे तो मुझे उनके दोहे और वो सब याद होने लग गए, कोट्स वगैरह। भगवान ने मुझे ये वो दिए कि मेरे को, मैं 5 साल का था तब की बात मुझे याद है। और मैंने कोई किताब पढ़ ली और मुझे उसमें कोई लाइन अच्छी लगी तो मैं उसको याद कर लूंगा, चाहे 10 साल बाद भी मुझे पूछो मैं बता दूंगा उसे। तो वो मेरी यादगारी है। प्लस मेरे पास हिंदी लिटरेचर रही, इंग्लिश रही, तो स्कूल में भी हम जो लिखते थे डेस्क्रिप्टिव लिखते थे। और मेरी शुरू से आदत थी कि किसी भी चीज को अच्छे से समझाना, अच्छे से लिखना, तो एक एक्सप्लेनेशन पावर आपके पास धीरे 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 आने लगती है जी। फिर मेरे जीवन में गुरु आए, तो मेरे 27-28 साल से मैं गुरु सुनता हूँ, मेरे गुरु को। और भी जो अच्छे ऑरेटर्स है, गुरु है, टीचर्स है, उनको मैं सुनता हूँ। तो आपका शब्द इकट्ठे हो जाते हैं खूब सारे। फिर आप उसको कहीं पर भी कोरिलेट करके आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ शब्द होता है कच्चे माल। जैसे एक हलवाई है, उसके पास मैदा है, अब मैदा से वो कचौड़ी बना लेगा, है ना, समोसा भी बना लेगा, भटूरा भी बना लेगा। ऐसे आपके पास शब्द है और आपके पास भाव है, तो आप गीत गजल भी लिख लेंगे क्योंकि भाव आपके पास है, शब्द आपके पास है। आप कहानी भी लिख लेंगे, आप आध्यात्मिक लेख भी लिख लेंगे। तो इस तरह से लेखन की शुरुआत हुई धीरे 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 धीरे। फिर ये आ गया, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें पहले भूमिका होती है, 3-4 लाइन होगी, फिर बीच में मेन बॉडी होती है, फिर लास्ट में उपसंहार होता है, उससे क्या मैसेज जा रहा है। साहित्य में हित छुपा हुआ है, हित। अगर उसमें हित नहीं है ना, साहित्य अगर समाज का हित नहीं है तो वो साहित्य बेकार है, उसको लुगदी साहित्य कहेंगे, पल्प साहित्य है। जैसे एक अंग्रेजी के एक लेखक हुए फ्रांसिस बेकन 16वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि लिखना, पढ़ना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और लिखना प्रामाणिक बनाता है। वाह। रीडिंग मेक्स द फुल मैन एंड राइटिंग मेक्स हिम परफेक्ट। वाह। फिर उन्होंने आगे कहा कि सम बुक्स और सम लिटरेचर आर टू बी टेस्टेड, सम आर टू बी swallowed and some are to be chewed and digested। तो जो च्वीड और डाइजेस्ट किए वाली साहित्य होता है वो आदमी को पढ़ना चाहिए, और वही अपील करता है लोगों को। ऐसे तो इतनी सारी किताबें आती है, हम फौरी तौर पर देखते हैं, रख देते हैं, लेकिन जो आपको टच करे, और कहते हैं दिल से कही बात दिल तक जाती है। वाह। आप अपने दिल से लिखेंगे, दिल से कहेंगे तो दिल तक जाएगी। डेफिनेटली। दूसरी बात आपने करी लिखने के अनुशासन की, तो जब मैंने पहला कॉलम ही लिखना शुरू किया तो मेरे दिमाग में 50-60 विचार चल रहे थे, टॉपिक्स। मैंने कहा यार कल ये लिखेंगे, परसों ये लिखेंगे। तो मैं क्या करता था, उनको हेडलाइन को मेरे रजिस्टर के कॉपी में लिख लेता था, ये टॉपिक, हाँ, और ये इसकी 2-3 मेरे को इसको एनलार्ज करना है, ऐसे करके। फिर मेरे पास बफर स्टॉक जमा होता गया, 3-4-5 आर्टिकल जमा हो गए, चलो 1 हफ्ते का हो गया। फिर ऐसे 15-20 दिन के मेरे पास आर्टिकल जमा हो गए, 1 महीने के जमा हो गए। फिर जब कोरोना टाइम आया तो खूब टाइम मिला, फिर मैं लिखता रहा। अब मेरे पास, मैं आपसे इस मंच पे शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास 1 साल तक का स्टॉक है अभी भी। हाँ जी। वाह 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 वाह, क्या कहना है। अगर मैं रोज भी ना लिखूं तो मैं 1 साल तक बिगर पेपर को दे सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत है मैं रोज लिखता हूँ। किसी दिन 2 आर्टिकल, किसी दिन 3, किसी दिन 1, किसी दिन नहीं भी लिखा, लेकिन मैं उसमें बफर स्टॉक जमा करता रहता हूँ, और उसमें से मैं पेपर वालों को भेजता रहता हूँ, उसको टिक कर देता हूँ कि ये मैंने भेज दिया, फिर नेक्स्ट पन्ना, ये मैंने भेज दिया, नेक्स्ट पन्ना, ये मैंने भेज दिया, डेट वाइज करके। और उनको भी मैं 3 दिन आगे के भेज के रखता हूँ। जैसे आज 8 तारीख है,
तो मैंने उनको 11 तारीख तक के एडवांस में भेजे हुए। कई बार क्या होता है, आप इतने बिजी हो गए, आप भेज ही नहीं पाए, या आपका मोबाइल खराब हो गया ना, ठीक होने में 2 दिन लग गए, तो मैं उनको 3 दिन आगे के भेज के रखता हूँ। और मेरे पास एज ऑफ नाउ 1 साल का स्टॉक है। अरे वाह तो बड़े योजनाबद्ध सलीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दी। नहीं तो बहुत प्रेशर आ जाए रोज लिखना, तो आप लिख ही नहीं सकते। सर कहते हैं गुरु बिना तो आप में वो बात नहीं आएगी, आप घास काटोगे फिर। बिल्कुल सर, कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। और मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है। बिल्कुल। वो समय जो है वो अलग अलग अपने चरणों में आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, बताता है। शुरुआत जैसा कि आपने बताया कि वो दादी नानी की कहानी, वो भी कहीं ना कहीं एक लेखक के लिए उतनी ही कारगर होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना आप किसी पुस्तक को आप पढ़कर आप उठते हैं। तो वो कहते भी है ना कि जब आप अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में बैठते हैं तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे किसी पुस्तकालय से कोई एक पुस्तक आप पढ़ के उठे हो। मुख्तसर सी मुलाकात भी वो असर रखती है। तो सर मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि विधिवत जो गुरुजन आपको मिले, क्योंकि आज मंच है, इस मंच के माध्यम से उन गुरुजनों की जो कहते हैं कि सहभागिता, उनका वो कहते हैं कि सहयोग जी, उसे भी सेलिब्रेट किया जाए, उसे भी उत्सव की तरह मनाया जाए। तो गुरुओं का क्या भूमिका रही गुरु की, या किसे आप अपना गुरु मानते हैं? देखिए 2 बात है। एक तो होते हैं शिक्षा गुरु, किसी ने आपको मैथ्स पढ़ाई, किसी ने फिजिक्स पढ़ाई, किसी ने तैरना सिखाया, किसी ने स्विमिंग सिखाई, वो तो शिक्षा गुरु हो गए। एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देते हैं। वो आपके पूर्व जन्मों से चले हुए आ रहे होते हैं और इस जन्म में आपको पुनः मिलते हैं। और जब आपके अंदर इतनी पात्रता होती है कि यार मेरे को गुरु चाहिए, तो वो सहज ही आपको मिल जाते हैं। मानव जन्म मिलना सौभाग्य की बात है, और गुरु मिलना परम सौभाग्य की बात है। वाह। जो कहते हैं ना, जो बात दवा से होती नहीं, वो बात दुआ से होती है। वाह। जब सच्चा गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वाह वाह वाह। 1997 में मैं टीवी में देखता था, सुबह सुबह जल्दी मैं वॉक करके आता था, जल्दी उठने की आदत है, तो बहुत सारे गुरु लोग आते थे। तो एक पर्टिकुलर जो मेरे गुरु सुधांशु महाराज टीवी में आते थे, उस टाइम बहुत यंग थे, वो 35 वर्ष के होंगे। तो मुझे बड़ा अपील करते थे वो, मैंने इनको कितनी नॉलेज है यार पूरे वर्ल्ड की, और कितनी गहरी गहरी बात बिल्कुल सरल सहज भाषा में ये बता देते हैं, हर चीज़ का इनको नॉलेज है। तो फिर जब वो जयपुर आए, मैं 2 साल तक उनको सुनता रहा। तो कहते हैं दीक्षा तो आपकी फॉर्मल मतलब तभी हो जाती है। फिर जब सुनता रहा तो वो जयपुर आया, तो फिर विधिवत मैं उनसे मिला, मैंने उनसे दीक्षा ली, प्लस उनका मैंने लिटरेचर पढ़ा, उनके मैं प्रवचन सुनता हूँ, उनके मैं भजन सुनता हूँ। और ऐसा नहीं उनके ही सुनता हूँ, और भी गुरुओं के सुनता हूँ जिनके भी अच्छे लगते हैं। काफ़ी गुरुओं के संग में रहा, तो उन्हीं का सब प्रताप है। और इस बुक का विमोचन भी उन्होंने किया है, अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली में पुस्तक पे भी बात करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है वो एक दोहा मुझे इस समय याद आता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, बिल्कुल सूप सार सार को गही करे और थोता दही उड़ाए। और जीवन भी हमें वो कहते हैं इसी पैकेज में मिलता है। बिल्कुल, हर क्षण, हर पल, हर कदम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर, यहाँ मैं जानना चाहूँगा आपसे, उस अनुशासन की बात आपने की, और वो योजना जो है जो आपने बता दी, और बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी जो अपना कहते हैं कि कॉलम लिखने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको आप एक योजना आपने दे दी कि 365 दिन का स्टॉक है हमारे पास। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, समसामयिक की भी कई घटनाएं होती है जो हम चाहते हैं कि मेंशन की जानी चाहिए, या उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है जो सीधे तौर से, क्योंकि मैं खुद भी एक वक्त तक जेपी चौक से साहब, जो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, भास्कर में लिखते थे, मैं खूब पढ़ता था उनको। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप उन्हें पढ़ते हैं, मतलब एक वो रिश्ता आपसे कायम हो जाता है। तो सर आपके, जैसा कि आपने बताया कि वो पुलिसमैन वाली आपने कहानी बताई, और आपने बहुत सारी घटनाएं इसके साथ में शामिल रखी कि कहीं ना कहीं लोगों का प्यार लगातार मिलता है। बिल्कुल। तो क्या सर ये भी होता है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या लेखन की एक नई दिशा तय करती है? ये भी आपके साथ होता है? नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ। मुझे मालूम है मुझे क्या लिखना है। मेरा ये है कि अध्यात्म उसके मूल में होना चाहिए, और मानवता और लोक मंगल के कल्याण के लिए मुझे लिखना है। अब उसमें मैं कोई एग्जाम्पल दे के या कोई किसी का वो दे के मैं लिख सकता हूँ, मैं प्रभावित नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं ललित जी इस वाले टॉपिक पे लिखो, आप राजनीति इस पे ये हो रहा है, उस पे वो हो रहा है। मैं कहता भाई मेरा फील्ड नहीं है ये, उसके लिए और दूसरे लोग हैं लिखने वाले। अगर मैं ही सब कुछ लिखूंगा तो फिर किसी के साथ भी मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक दायरा है, मेरी एक वो है, मैं उसी में लिखता हूँ। और सर जैसा कि आपने बताया कार काउंसलर के तौर पे आप लिखा करते थे, और कार से कलाकार तक का सफर आपने तय किया, कला समीक्षक की भी भूमिका आप निभाते हैं, और खास तौर से राजस्थान के कलाकारों के बारे में आपने लिखा है। और काफी लिखा है। और जैसा कि
हमारी बातचीत भी हुई जी। कि जो हम चाहे तमाशा की बात करें, चाहे हम मंच की बात करें, जी। चाहे हम किसी संगीतकार की बात करें, जी। सबके बारे में लिखना, और कहीं ना कहीं जब हम उनके बारे में लिखते हैं एक समीक्षक के रूप में, तो थोड़ा सा ज्ञान हमें उस क्षेत्र का होना भी बड़ा ज़रूरी बिल्कुल हो होना जाता है। तो सर, लोक कलाकारों के बारे में जब आप लिखते हैं तो क्या कुछ दिमाग में चलता है, और ये विचार कैसे उत्पन्न होता है कि लिखना चाहिए? देखो, मैंने 2021 से कला, संस्कृति, म्यूजिक इन सब को लिखना शुरू किया। मेरे एक मित्र है विनोद जोशी जी, जाजम फाउंडेशन वाले, तो वो आखंड डूबे हुए हैं लोक कला, लोक संगीत, लोक कला में, लोक मर्मज्ञ आप उनको कहे। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई 2021 में, तो मैं उनके ऑफिस गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कितना कलाकारों के लिए करते हैं, कौन कौन सी कलाएं, मैं उनसे पूछता था, फिर वो मुझे बता देते, ये कमायचा है ललित जी, इसको ये जाति वाले बजाते हैं, ये सारंगी है, इसको ये बजाते हैं, ये भपंग है, इसको ये बजाते हैं। तो ऐसे वो मेरे को इनपुट देते रहते थे, प्लस फिर उनके प्रोग्राम्स होते थे वो मैं देखता था। उसके अलावा मेरा म्यूजिक की मेरी रुचि है, तो मैं जवाहर कला केंद्र में जाता था कोई नाटक देखने या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखने। अब किसी ने कुछ अच्छा किया है तो वो तो अच्छा लगना ही है आपको, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपके पास शब्द है, आपके पास बेसिक नॉलेज है संगीत की, अब इतनी ज्यादा तो मेरे को नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है, तो मैं लिख लेता हूँ। ऐसे नाटकों की है, बेसिक आपके पास कच्चा माल है, आपके पास भाव है, आप लिख लोगे। और आप एक सकारात्मक वो लेके आप लिखे, ये नहीं कि आपके दिमाग में तो उससे दुश्मनी चल रही है डायरेक्टर से या कलाकार से, तो आप लिख ही नहीं सकते। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, तब आप लिखेंगे। और ये मत सोचो कि यार आपको उससे क्या मिलेगा। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरे को एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट मिलता था अखबार से, आज भी वही मिल रहा है। तो लोगों ने कहा यार ललित जी ये कोई बात है क्या, इतने से पैसे में क्या होता है, ये है वो। लेकिन मैंने कहा इससे जो मेरे को चीज़ मिल रही है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। वाह वो कहते भी तो जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, एक शेर है, मैं कई मरतबा इस मंच पे मैंने कहा है और अलग अलग मंचों पे भी कहा है, और वो बड़ा ज़रूरी भी है कि वो कहते हैं ज़िंदगी की खूबसूरती को समझने का एक सलीका ये भी हो सकता है, हम कितने तसल्ली बख्श हैं, कोई भी काम हमें कितनी संतुष्टि देता है कि मैं फ़कीर ऊंचे दर का, मैं फ़कीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर। क्या बात है, मैं फ़कीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर, मुझ में बसती है वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। वाह। तो ये एक हकीकत है ज़िंदगी की कि आप सिकंदर से भी ज़्यादा तसल्ली बख्श हो सकते हैं अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको आप कितनी आनंद, या यूं कहें कि वो काम आपको कितना आनंद दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि समानांतर रूप से अगर लेकर चलते हैं तो किसी भी विधा में आप पारंगत हो जाते हैं। सर, अपनों से अपनी सी बात, और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं वो भी अपनों से अपनी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो जो परीक्षा पे चर्चा जो इस समय एक अच्छा एक विषय, एक उन विषय का चुनाव है, सर क्या लगता है आपको परीक्षा पे चर्चा और वो इस सलीके से संवाद करना कितना सार्थक होता है? क्योंकि कहते भी हैं कि संवाद का लगातार होना भी बड़ा जरूरी है। जी जी। जहाँ संवाद नहीं होते अक्सर वहाँ विवाद हो जाता है। ये भी बड़े दानिशरों की कही भी बात है। बिल्कुल। तो सर वो संवाद कितना प्रभावी है, और परीक्षा पे चर्चा की अगर आपसे बात की जाए तो इसके लिए संवाद होना कितना ज़रूरी है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है? देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे बोलते हैं, जब वो ऐसे अभिभावक के तौर पर बोलते हैं और देश के मुखिया के तौर पर बोलते हैं, और एक वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं और वो दिल से बोलते हैं, तो लोग उनको सुनते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं वो आज की तारीख में। और उन्होंने परीक्षा पर बच्चों से बात करी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात करी, बच्चों का मानसिक तनाव इससे कम हुआ। और परीक्षा के दिनों में थोड़ा सा बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें, दूसरा अपने खान पान का ख्याल रखें, पोषण युक्त खाना खाएं, नींद पर्याप्त लें। ये नहीं कि रात 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहे और फिर सो रहे, नहीं, रात को वही अपना 10-11 बजे सोए और सुबह टाइम से उठे। और सुबह जल्दी उठ के जितना अच्छा याद होगा वो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। सुबह रात के बजाय सुबह वो पढ़ाई करें, और अपने जो विषयों को वो समय डिवाइड कर ले, भाई 2 घंटे हिस्ट्री को देने हैं, 2 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं। उसके बाद उनको वो रिवाइज करें, जो जिस विषय में उनकी कमजोरी है या जो उसमें वो वीक है उसको वो थोड़ा ज़्यादा समय दें, उसको रिवाइज करें उस विषय को। और बीच बीच में जैसे छोटे छोटे ब्रेक भी लेते रहे, हर 2 घंटे के बाद 10-15 मिनट के लिए घूम लिए, टहले आए, इधर उधर देख लिया, ये सब कर ले। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों पर अननेसेसरी दादागिरी ना करे, उनके प्रति सकारात्मक रहे, और परीक्षा के दिनों में
उनके साथ घुल मिल के रहे, जो वो पसंद का खाना चाहते हैं उन्हें बना के दे। अगर उन्होंने अपना रूम गंदा छोड़ दिया है, बिस्तर नहीं उठाए हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चा दिन भर पढ़ रहा है, गंदा रहने दे बिस्तर। थोड़ा बहुत उनको मनोरंजन के लिए भी समय दें, या कोई टीवी देखना चाहता है या खेलना चाहता है आधा घंटा घंटा, तो इन सब से क्या है कि तनाव रिलीज होगा बच्चों का। ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई 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 पढ़ाई, और एक लाइटर मोड में लेना चाहिए। तो ये तनाव इस तरीके से थोड़ा कम किया जा सकता है बच्चों का पढ़ाई का। और सर ये भी अपनों से अपनी सी बात है, और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बिल्कुल इसी सकारात्मकता के साथ रखी है, और जीवन में इस सलीके से जो प्रेरणा देने का कार्य वो कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी तो सर मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रेरणा देने की जब बात की जाती है जी, तो मुझे प्रेरणा पुंज याद आती है, और ये प्रेरणा पुंज की एक प्रति मेरे पास है, अपनों से अपनी सी बात। और मुझे लगता है कि एक पूरा संकलन जो करने का प्रयास आपने, जितने भी आपके कॉलम से शायद उसका वो प्रयास रहा है। लेकिन फिर भी सर इस किताब की कहानी भी, जैसा कि आपने इशारतन तो आपने बता ही दिया कि किसी ने यही कहा कि वो सभी कॉलम्स को आप संकलित करें, और किताब अखबार तो कई बार होता है कि पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, या फिर जो बात आपने पिछले 2 दिन पहले आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा और किसी कारणवश मुझसे वो महरूम रह गया तो वो रह गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब आप किताब की शक्ल में वो सारे स्तंभ, या यूं कहें कि वो जो आपकी लेखनी है वो किताब के माध्यम से संकलित कर कर आप लाते हैं, तो एक अलग ही अनुभव होता है। एक लेखक के रूप में मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब मुझे मालूम है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बावजूद उसके प्रेरणा पुंज लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? और यूं तो अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें कह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, क्या ठीक ऐसा ही रहा, या आपके मन से वो आवाज़ है कि नहीं मुझे करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है अजहर भाई कि कोई भी काम जब होना होता है ना, तो भगवान अपने आप उसके फेवरेबल कुछ संयोग बना देता है। मैं सोच तो 4-5 साल से रहा था, लेकिन मैं ये सोचता था, मैंने कहा यार 50,000 रुपये लग जाएंगे, और यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे संकलित करूँगा, क्या करूँगा। हालांकि बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि ललित जी आपकी एक बुक आनी चाहिए यार, तो हम उसको बुक फॉर्म में आना चाहिए, तो मैं उनको टालता रहता। मैंने कहा हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। अब कोई काम जब होना होता है ना, तो ये जयपुर की संपादिका है जो डॉक्टर कृष्णा रावत, ये मुझे जानती हैं, इनकी 1-2 बार मैंने अखबार में न्यूज़ लगवा दी थी, और मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ इनका। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ललित जी आपकी किताब आनी चाहिए आप। तो मैंने कहा मैडम, बोले मैं आपका सहयोग करूँगी, आप मुझे दीजिए, मैं उसमें से छांट के और आपको वो करती हूँ। तो मैंने मेरे जितने संकलित आर्टिकल्स थे सारे मैडम को दे दिए, उन्होंने इसमें से छांटे, भाई ये अपन लेंगे इस किताब में, और उन्होंने वो टाइपिस्ट अरेंज कर दिया जो किताब टाइप करता है। बोले आप तो इसको इतने पैसे दे देना, और बाकी के मैं दे दूंगी, आपको सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे से आधे पैसे लिए उन्होंने, इतना प्यार है मेरे प्रति उनका। तो टाइपिस्ट ने वो उसको बुक फॉर्मेट में तैयार कर दी, मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग कर ली। फिर टाइपिस्ट ने ही कहा कि सर एक दिल्ली में एक पब्लिशर है सर, उससे आप बात करो, वो अच्छा पब्लिशर है। फिर मैंने उस पब्लिशर से बात करी, न्यू वर्ल्ड पब्लिशर जो है। सर यहाँ मैं जानना चाहूँगा आपसे, प्रेरणा पुंज लिखने की प्रेरणा की कहानी तो आपने बताई जी, लेकिन इस पूरी किताब का सारांश अगर आप, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रेरणा पुंज और वो प्रेरणा जी, सीधे तौर से हम सीधे तौर से जो प्रेरणा पुंज के लेखक हैं उनसे भी रूबरू और उस प्रेरणा से भी रूबरू हैं जी। तो सर सारांश क्या है इस पूरी किताब का, अगर आपकी ज़बानी जानना चाहे? पूरी किताब का सारांश ये है कि इसको पढ़ने के बाद आत्म उत्थान, आत्म परिष्कार, लोक मंगल, व्यक्तित्व विकास, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और आपको खुद को अपने आप में एक चेंज महसूस होगा कि यार ऐसी स्थिति आई तो यार उसमें ये लिखा था, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक प्रतिबिंब, या यूं कहें कि आईना। और देखिए एक लेखक जो होता है वो विधि का प्रतिनिधि होता है है ना, विधि का प्रतिनिधि होता है, और उसे दायित्व निभाना पड़ता है। और कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं आपकी किसी बात से, या किसी बात से सहमत नहीं है, तो उसको भी लाइटली लेना चाहिए कि भाई ये मेरा अपना नजरिया है लिखने का, आपका पढ़ने का अलग नजरिया है। बिल्कुल। कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो घर फूंके आपना चाले हमारे साथ। तो जो लेखक होता है वो तो अपना घर फूंक के ही चलता है आगे। या आचार्य देवेंद्र देव महाकवि, उन्होंने एक शेर लिखा है कि अब तो घर से ही कफन बांध के चलते हैं आईना दिखाने वाले। तो कई बार विरोध भी हो जाता है किसी आपकी बात का, तो वो अच्छी बात है, लोगों को पसंद आ रही है, विरोध भी होना चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए। बट बाय एंड लार्ज लोग 99% लोग मेरी बात से सहमत होते हैं,
प्रतिक्रियाएं आती है, अच्छा लगता है उनको। और सर कई बार होता है ना कि यू कैन लाइक मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन cannot इग्नोर forget मी। me। हाँ, यू कैन फॉरगेट मी और इग्नोर मी। तो Yeah। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक लेखक के लिए या एक कलाकार के लिए मैं अगर बात करूँ, उसकी कला लोगों तक जाना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की कहानी लोग उसको कैसे लेते हैं, दैट इज़ अप टू देम कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सूरत और सीरत दोनों ही आदमी की अच्छी होनी चाहिए। तो सूरत बनाम सीरत मैंने कुछ 8-10 पंक्तियाँ लिखी, ये भी सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत। तेरी सीरत से मेरी सीरत मिलती है कितनी, तेरी सीरत से मेरी सीरत मिलती है कितनी, तभी तो आपस में कितनी बनती है अपनी। सूरत को नहीं सीरत को देखा कीजिए, छिलके को छोड़ गूदे पर गौर किया कीजिए। रूप रंग ये सूरत तो बस चंद दिनों की मेहमान, रूप रंग सूरत से अक्सर धोखा हो जाता है, सुंदर दिखने वाला बैंगन काड़ा निकल जाता है। सुकरात सूर आदि सूरत के नहीं सूरत के धनी थे, सॉरी सीरत के धनी थे। बाहर से चाहे कुरूप पर भीतर से बहुत गुणी थे। सूरत सीरत दोनों अच्छी हो तो सोने पे सुहागा, सीरत अच्छी ना हो तो उससे बड़ा नहीं कोई अभागा। सूरत की बजाय सीरत पर अपनी काम कीजिए, बजाय हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर पर ध्यान दीजिए। सूरत तो है बाहर की चीज, बाहर ही रह जाती है, सीरत ही है जो किसी के दिल तलक जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं। और सूरत और सीरत के बीच का जो फ़र्क है जी, वो कहते हैं कि सूरत तो खूबसूरत हो या ना हो ये ईश्वर की मर्जी होती है, लेकिन सीरत खूबसूरत हो ये ईश्वर के साथ साथ हमारी भी मर्जी में शामिल होता है। और ईश्वर ने हमें इजाज़त दी है कि अपनी सीरत को आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, किसी भी उम्र में बना सकते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी कह सकते हैं किसी भी कदम पे बना सकते हैं। सर मैं आपसे फिलहाल ये जानना चाहूँगा, आकाशवाणी की भी बीच में चर्चा हुई, 8 जो टॉक्स हैं वो आपने वहाँ की हैं जी सर, क्या कहानी है उसके पीछे की। और वो कहते हैं कि जिस रेडियो को अब तक हमने सुना था उस रेडियो पर अब लोग हमें सुनने वाले हैं जी, वो भाव एक कलाकार, एक मीडिया कर्मी, एक व्यक्ति के लिए कितना खास है, खास तौर से ललित कुमार जी के लिए कितना खास था। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों से संबंध रखें, लोगों से बातचीत करें, तो वही लोग कभी ना कभी आपको आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे हरीश करमचंदानी साहब थे, यहाँ भी रहे, वो आकाशवाणी में भी रहे, वो मुझे जानते हैं। और उनका बेटा कम से कम मेरे से 25 साल छोटा होगा, मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आपका बेटा मेरे स्कूल का था, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ करमचंदानी साहब का। तो वो फेसबुक पे मेरे कॉलम पढ़ते रहते थे। फिर उन्होंने कहा ललित जी मैं आपको आकाशवाणी में बुलवाऊंगा। मैंने कहा सर नहीं नहीं, मैं आप आकाशवाणी में वार्ता करना। तो फिर किसी ने मेरे को फ़ोन किया आकाशवाणी से, ये कोरोना के जस्ट बाद की बात है, कोई मिस्टर मीणा थे, योगेश मीणा जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि साहब करमचंदानी जी का फ़ोन आया है और आपको ये टॉपिक है, इस पर आपको बोलना है। तो पहला ही टॉपिक मेरा फेवरेट था, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी, वन है वन्य जीव संरक्षण। तो उस पर मैंने वार्ता करी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे तो पता नहीं था कैसे क्या। तो उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट की वार्ता होती है, तो आपको करीब 7 पेज आपको पढ़ने। तो मेरे को जो बोलना था मैंने वो पहले लिखा हाथ से, फिर उसको टाइप कराया मोटा मोटा, एक कॉपी उनको दी। मैंने कहा सर ये मैं बोलने वाला हूँ। तो उन्होंने देखी, ठीक है। फिर एक कॉपी मैंने रख ली, फिर मैंने पढ़ी। और कुछ ऐसा हुआ कि पहली बार में मतलब एक ही रीटेक में वो ओके हो गया। वो जो रिकॉर्डिस्ट थी वो मैडम बोली कि सर यहाँ तो 3-3 4-4 रीटेक करते, आपने तो एक ही बार में पढ़ दिया। तो वो फिर मैडम को मैंने उनको थैंक यू कहा, उन्होंने चाय पिलाई मुझे, मैं वापस आया। उन्हीं मैडम ने मुझे आगे रेफर कर दिया, उन मैडम का उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो गया। तो वो आने वाले को कह गई सर ललित जी को जरूर बुलाना, आपको किसी भी टॉपिक पे बात करनी तो उन्हें आप बुला लेना। तो मेरे फेवरेट टॉपिक तो आज तक उस पर हुआ ही नहीं है। उन्होंने जो मेरे को टॉपिक्स दिए, खेलों के ऊपर, योग के ऊपर, जो अपने सरकारी योजनाएं चलती हैं, तो ऐसे करके मैंने 7-8 वार्ताएं करी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी आवाज़ मैंने खुद सुनी रेडियो पे। अभी तक हम रेडियो सुनते थे, आज हम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो एक खुशी तो होती है। आपके घर वालों को भी होती है, आपके दोस्तों को भी होती है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो मिला है वो। सर आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क यहाँ पर डिसाइड करने वाला हूँ, अगर आप इजाज़त दें जी। अपनों से अपनी सी बात तो आप हमेशा किया करते हैं और 365 दिन का स्टॉक भी आपके पास इकट्ठा है, लेकिन आज मैं कहूँ कि अपनों से अपनी सी बात आपको लिख कर नहीं, सीधा अपने दर्शकों तक सीधा संवाद करके करनी है, सीधा उन दोस्तों तक, सीधा उन जितने भी हमारे जो समाज
वो कह सकते हैं ना कि हमारे सभी उन लोगों तक हमें वो बात पहुंचानी है, अपनों से अपनी सी बात अगर आज आप करना चाहें इस मंच पे एक्सटेम्पोर, मैं अगर आपको ये छोटा सा मतलब आपकी इजाज़त के साथ में अगर मैं आपसे ये टास्क करने के लिए कहूँ, क्या होगी सर आज वो बात? हाँ, मैं एक टिप देता हूँ लोगों को, मतलब सभी के लिए, कि जीवन में कैसे जिएं। एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी बताओ कि जीवन में हमें क्या करना है, कैसे जिया जाए। तो गुरुजी ने कहा बेटा इधर आ, पहले तेरा माथा देखूं मैं, तेरा जीवन भी बाकी है कि नहीं है। गुरुजी ने उसका माथा देखा और बोला कि तेरा तो जीवन 7 दिन ही बाकी है, 7वें दिन तेरी मौत है, अब तू कहे तो मैं बताऊं तेरे को। तो वो चेले ने कहा कि नहीं साहब, फिर तो 7 दिन में सारा काम निपटाऊं दुनियादारी का। वो भागता दौड़ता गया, अपने काम निपटा रहा है। उसके मन में आया यार 7 दिन में तो मर जाना है, अब जिन जिन से झूठ बोला, जिन जिन से लड़ाई करी, उनसे माफ़ी मांग लो। उनके पास गया, उसने माफ़ी मांग ली, अब भाई साहब माफ़ करना। उन्होंने भी कहा भाई जब तू ही आगे होके आ गया तो हम कौन से छोटे बाप के, हम भी इतने गए गुजरे नहीं है। उन्होंने भी गले लगा के माफ़ कर दिया। जिन्होंने बेईमानी करी थी उनको साफ साफ बता दिया भाई साहब माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई, उन्होंने भी माफ़ कर दिया। ऐसे करके उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। और उसने अपनी वाइफ को कहा 6ठे दिन, इसको मालूम था मेरी तो मौत है, वाइफ को कहा कि भाई ऐसा है, अब मेरी तो यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, तू भी भगवान का सहारा ले और मैं थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ। 7वें दिन की बात, वो ध्यान में बैठा। अब उसको मालूम था सूर्यास्त होने वाला है, 7वां दिन खत्म और तेरी मौत हो जाएगी, तो ध्यान कर रहा है। लेकिन ध्यान करते करते उसके दिमाग में आया कि एक बार गुरुजी से चल के दोबारा पूछे यार। तो वापस गया कि गुरुजी कैसे जीना है, वही सवाल जो पहले दिन किया था। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये बता तेरे ये 7 दिन कैसे गुजरे। बोले साहब बहुत अच्छे गुजरे। बोले भगवान याद रहा। बोले भगवान ही याद रहा, उसके अलावा तो कोई याद था ही नहीं, क्योंकि सामने मौत थी। बेटा तूने कितनी लड़ाई लड़ी इन 7 दिनों में? तो गुरुजी एक भी नहीं लड़ी। जो जिनसे लड़ाई थी उनसे भी माफी मांगी है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, गले लगा लिया, सबसे मैंने मेरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। अब मन में कोई मलाल नहीं है, मन बड़ा अच्छा है, मन बड़ा हल्का है। बोले ईश्वर को याद किया, बोले 24 घंटे उसी को याद किया। तो गुरुजी ने कहा बेटा बाकी का जीवन भी तू ऐसे ही बिता जैसे ये 7 दिन तूने बिताए। वाह वाह वाह। तो उसने कहा गुरुजी आपने तो हमारा माथा देखा था और कहा था कि 7वें दिन मौत है, और ये आप कह रहे हो बाकी का जीवन भी ऐसे बिता। तो बोले गुरुजी बोले बेटा वो तो तुझे मैंने समझाने के लिए बताया था, नहीं ऐसे आदमी मानता कहाँ है, तुझे ढंग से समझा दिया मैंने, अब तुझे पक्का याद हो गया। तो बोले जा बाकी का जीवन भी ऐसे ही जी। तो मैं समझता हूँ हम सबको इस स्टोरी से लेसन लेना चाहिए और इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। ईश्वर को हमेशा याद रखें। कह सकते हैं कि अपनों से अपनी सी बात इस सलीके से रखना, ये भी बड़ी कमाल है। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा, एक लेखक के तौर पे, जैसे कि हमने देखा कि एक दौर ऐसा था कि हम प्रकाशन करने के लिए, वो कहते हैं कि अपनी कृतियों को प्रकाशित करने के लिए लगातार बहुत प्रयास करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि जिसमें हमने सोशल मीडिया की एक क्रांति हमने देखी जी। और उस सोशल मीडिया की क्रांति के चलते, जैसा कि आपने भी कहा कि उस अखबार में मौका मिलना भी आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर रहा। सोशल मीडिया पर लिखना और जिम्मेदारी से लिखना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर लिखते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और वो जिम्मेदारियाँ कितनी आप में होनी चाहिए? क्योंकि जब आप किसी समूह या किसी व्यक्तिगत या यूँ कहें कि ऐसे उपक्रम के लिए आप लिखते हैं, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं आप पे वो होता है ना कि बहुत सारे जो नियम होते हैं वो आप पे सीधे तौर से लागू होते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो आप बिल्कुल आज़ादाना ख्याल के रूप में लिखते हैं, तो वहाँ किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? सोशल मीडिया पे लिखते वक्त सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आदमी को आपकी प्रतिक्रिया भी मलहम लगाने वाली होनी चाहिए, जख्म कुरेदने वाली नहीं होनी चाहिए। और जब तक आपको उस बारे में मालूम नहीं है आप अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए। लोग बाग क्या देखा देखी उसने ये लिखा वो भी लिख देता, वो भी लिख देता, वो भी लिख, जरूरत ही नहीं लिखने की। आपके फील्ड से जो रिलेटेड है, आपका जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई पोस्ट है उस पर आप लिखिए। सबकी में आप क्यों लिख रहे हैं? अरे मैं शास्त्रीय संगीत को समझता ही नहीं और मैं उसमें अपनी टांग अड़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से 4 वो लिख रहा हूँ कि बिल्कुल बेकार गाया, अच्छा नहीं गाया। अरे भाई मेरे खुद को ही नहीं पता। तो हर किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप खुद कोई पोस्ट लिखे तो उससे कोई सकारात्मक पोस्ट होनी चाहिए, उससे कोई अच्छा मैसेज जाना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव और क्रिटिसाइजिंग और ये सब नहीं होने चाहिए। मैं तो रोशनी की तलाश में रहता हूँ, अंधेरे कोनों में मेरी नज़र नहीं जाती। हालांकि लोग बहुत कहते हैं ललित जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लिखो, वो लिखो। सर जिस रोशनी की तलाश की बात आप कर रहे हैं, आज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अब वो जो रोशनी की तलाश है वो कहाँ तक पहुँची है
और क्या कुछ और हासिल करना है, आपकी ज़बानी जानना चाहूँ तो? अभी तक ऐसा तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, मैं कभी भी नहीं सोचता, जो भी जीवन में आता है नॉर्मली मैं लेता हूँ उसको। जैसे मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये हमेशा मुझे कहती है आपको तो कोई खुशी नहीं हो रही। अरे भाई खुशी क्या है, या कोई बात हो गई तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं एक उसको कहते हैं वो सम स्थिति में रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ। बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गम में भी मैं नहीं जाता। मैं कभी कोई टारगेट सेट नहीं करता, अपने आप दूरदर्शन आ गया, कभी सोचा ही नहीं था कि दूरदर्शन भी आएंगे, अपने आप आ गया। आकाशवाणी अपना काम रहता है, आकाशवाणी ने बुला लिया, किताब आ गई, अब इसका सेकंड वॉल्यूम लेके आएंगे जल्दी किताब का। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जीवन की कहानी का अगर सारांश अगर लिया जाए तो मुझे तो वो गीत याद आता है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और ये हकीकत है सर कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो सर वो जश्न, बिल्कुल वो जश्न मनाना भी बड़ा ज़रूरी है। और सर चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे, आज इस मंच पे आप आए, कैसी ये मुलाकात रही, क्या, और सीमित शब्दों में अगर आपसे जानना चाहूँ तो कैसा ये अनुभव रहा आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आपने जिस तरह से बात करी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे जो बात करने वाला होता है, जो मॉडरेटर होता है, वो भी आपसे 21 नहीं होता, आपके 20 तो होना ही चाहिए। तो आप में वो बात है, आप में बिल्कुल बराबर के लेवल पे आपने बात करी है, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान है, आपने बहुत अच्छी बातचीत करी है। बहरहाल सर वो कहते हैं कि मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ियाल बाबू फिलहाल इशारा दे रहे हैं। हाँ, समय का तो बिल्कुल पालन तो करना ही होगा। आपका पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, आप इस मंच पे आज आप आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बस और साथ ही साथ जी सर, दर्शकों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। लबों पर हंसी की बहार रखना, वाह। लबों पर हंसी की बहार रखना, जिंदगी को गुलो गुलजार रखना, वाह। जिंदगी को गुलो गुलजार रखना, गम के साये में कदम भटक ना पाए, खुद पर इतना एतबार रखना, वाह, खुद ना वाह, वाह। इतना एतबार रखना। तो खुद पर एतबार भी होगा और जिंदगी गुले गुलजार भी होगी। और फिलहाल लबों पर एक हंसी ऐसा भी ही होगी। गीत आपको हम सुनाने वाले हैं, आपके साथ साथ तमाम दर्शकों को भी। वाह। तो आइए दिखाने वाले हैं आपको वो गीत, और वो गीत सुनते हैं, देखते हैं, और उसके बाद दर्शकों से विदा भी लेते हैं और दर्शकों से फिर अगले अंक में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद आप नमस्कार, सभी का भी। धन्यवाद। और फिलहाल गीत को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं इस गीत का। अरे नई उमंगे खुशियाँ लेकर, नई उमंगे खुशियाँ
परचम ऊंचा लहराए, नए बरस में भारत माता का परचम ऊंचा लहराए, नए बरस में युवा शक्ति